न कश्चिदपि जानाति किम कस्य शो भविष्यति अतः स्वकरणीयानि कुर्यादद्यैव बुद्धिमान। अर्थात हम ये नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, इसलिए बुद्धिमान जन जो कल किया जाना है उसे आज ही कर लेते हैं। वर्तमान कृषि परिदृश्य और बदलते मौसम चक्र पर यह बात सदैव सटीक बैठती है। वृहद दृष्टिकोण से यदि आधुनिक कृषि को देखा जाए तो भविष्य की संभावनाओं को वर्तमान में परिलक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि भारत ने बदलते प्रौद्योगिक परिवेश में नई तकनीकों से कभी किनारा नहीं किया, वरन इसने तमाम उहापोह के बीच कृषि में निरंतर बदलाव करते हुए वैश्विक पटल पर हमेशा एक नए आत्मविश्वास के साथ पुनः दस्तक दी है। तमाम अन्य उत्पादों के साथ साथ कृषि उत्पादों के भी भौगोलिकरण से मांग तथा उत्पादन के बीच एक अनोखी रस्साकसी का सृजन हुआ है। जहां रस्सी के एक छोर पर किसान खड़ा है, वहीं दूसरी ओर विशाल वैश्विक एवं घरेलू बाजार हैं। इस रस्सी को और भी मजबूती प्रदान करती हैं उन्नत हो रही नवीन कृषि तकनीकें। सूचना और संपर्क के सुलभ एवं सुचारू माध्यमों की उपस्थिति आज गांव-गांव में देखने को मिलती है। इन माध्यमों से कृषि की नई एवं कारगर तकनीकों को आसानी से जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। किसान न केवल इन तकनीकों को अपना रहे हैं, वरन वो अपनी सुविधा अनुसार इसमें फेरबदल कर तरक्की की नई इबारतें गढ़ रहे हैं। सरकार ने जहां उन्हें साधन संपन्न एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने का बीड़ा उठाया है, वहीं कृषि विज्ञान केंद्रों ने उचित सलाह एवं कृषि तकनीकों के संपूर्ण विकेंद्रीकरण में उल्लेखनीय भूमिका का निर्माण किया है। तो आइए जानें कैसे मौसम की मार से पीड़ित किसान ने तकनीक को बनाया है अपना नया हथियार, और कैसे इस नई सोच से बदल सकता है उसका पूरा संसार। कृषि की नई सुबह और विकास का चहकता भोर, आशाओं के पंख लगाकर बढ़ाइए एक कदम उन्नति की ओर। इस सफर में कई महत्वपूर्ण समस्याओं और उनके समाधानों का सिंहावलोकन कर हमने उन्हें संकलित किया है। उम्मीद है कि हम जनसाधारण तक अपनी इस पहल को पहुंचाने में सफल होंगे। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है एक ऐसी ही समस्या का पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष। पिछली एक शताब्दी के दौरान किसानों द्वारा सब्जियों और अन्य फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों के प्रयोग से कुछ समय के लिए उत्पादन तो बढ़ा, पर धीरे धीरे भूमि की भौतिक दशा खराब हो गई और दूसरी तरफ उर्वरा शक्ति भी कम होती चली गई। असामान्य तथा बेमौसमी वर्षा, सूखे तथा जल प्लावन की स्थिति और जनसंख्या विस्फोट के कारण छोटी होती जा रही कृषि भूमि जैसी परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विगत कई वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों ने कई तकनीकों का आविष्कार किया। कई वर्षों के शोध स्वरूप वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए। पूरे विश्व में ऐसे प्रयोग होते रहे और नई संभावनाओं को पंख लगाती एक बहुआयामी तकनीक का प्रादुर्भाव हुआ, जो इन परिस्थितियों में किसानों की कृषि दशा को सुधारने में बहुत मददगार साबित हो रही है। इस तकनीक को नाम मिला हाइड्रोपोनिक्स, अर्थात जल कृषि या मिट्टी रहित खेती। हाइड्रोपोनिक्स दो लैटिन शब्दों हाइड्रो
तथा पोनोस से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रो का अर्थ पानी तथा पोनोस का अर्थ श्रम होता है। किसान भाइयों, जो मिट्टी रहित खेती है, जैसा कि आप देखते हैं कि मिट्टी प्रदूषित हो जाती है शहरों में या शहरों के किनारे, और उसमें खेती करने पे फिर सब्जियां होती नहीं हैं और उसको सुधारने में बड़ा टाइम लगता है या सुधारने का कोई प्रॉपर उपाय हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे परिवेश में मिट्टी रहित खेती को हम अपनाते हैं। दूसरा, आप मल्टी स्टोरी पे रह रहे हैं, आपको सब्जी रोज़ खाना चाहिए, तो अगर आपके बालकनी में धूप आती है अच्छी तरह, बालकनी ठीक ठाक है, अगर 20-25 गमले लगने लायक हैं, तो मैं कहूँगा कि आप 10 से 15 किलो मिट्टी वाला या बड़ा बड़ा गमला जो बोलते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेकिन मध्यम वाला, जो आपका 1.5 फुट के करीब लंबा हो और 1.5 फुट के करीब चौड़ा हो, इस तरह से। तो गमले खेती को बढ़ावा देने का हम वैज्ञानिकों का ये प्रयास है कि कम से कम आप कुछ तो अपने घर को सब्जी उगाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं, जिससे आपके पोषक तत्व की जो निर्भरता है आपके शरीर में अच्छी बनी रहे। मिट्टी में फल, फूल तथा सब्जियों को उगते सभी ने देखा होगा, लेकिन यदि कहा जाए कि बिना मिट्टी के भी ये पैदा हो सकती हैं, तो सुनकर थोड़ा आश्चर्य तो अवश्य होगा। लेकिन अब ऐसा संभव है। इसकी सफलता को देखते हुए इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कोरिया जैसे देशों में भी इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। इजराइल, जापान, चीन और अमेरिका आदि देशों के बाद अब भारत में भी ये तकनीक दस्तक दे चुकी है। किसान इस तकनीक से खीरे, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, बैगन या अन्य विशिष्ट सब्जियों के साथ साथ कई अन्य फसलें सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। सन 1627 में प्रकाशित सिल्वा सिल्वरम मिट्टी रहित खेती पर लिखी गई अब तक की सबसे पुरानी पुस्तक है, जिसका प्रकाशन लेखक फ्रांसिस बेकर की मृत्यु के 1 साल बाद हुआ। हाइड्रोपोनिक या जल कृषि तकनीक की विशेषता ये है कि इसमें मिट्टी के बिना और पानी के कम से कम इस्तेमाल से सब्जियां उगाई जाती हैं। इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं होता, इसलिए पौधों के साथ साथ ना तो अनावश्यक खरपतवार उगती है और ना ही इन पौधों पर कीड़े मकोड़े तथा अन्य मिट्टी जनित बीमारियां लगने का कोई डर रहता है। इस तकनीक की दूसरी खास विशेषता ये है कि इसके लिए आपको कृषि योग्य भूमि की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर आप चाहें तो इस तकनीक से अपने घर की छत पर भी साग सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। इस तकनीक में क्यारी बनाने और पौधों में पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें परिश्रम और मजदूरी की लागत भी कम आती है। किसान हाइड्रोपोनिक्स द्वारा पूरे वर्ष पैदावार ले सकते हैं और इसमें सभी साग सब्जियों को किसी भी ऋतु में उगाया जा सकता है। ये तकनीक पत्तेदार सब्जियों के लिए बहुत उपयुक्त है। अगर आपके मन में पानी से संबंधित प्रश्न उठ रहे हैं, तो हम ये बता दें कि 1 किलोग्राम सब्जी को खेत में उगाने में जहां लगभग 1800 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, वहीं इस तकनीक में केवल 15 लीटर पानी से स्वस्थ एवं उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों की प्राप्ति हो जाती है। इस विधि में पौधों को पानी की मदद से उगाया जाता है, परंतु सिर्फ पानी डाल देने भर से पौधे अपने आप नहीं उग जाते, बल्कि अन्य इंतजाम भी करने होते हैं। इसमें पौधों के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्वों के घोल की जरूरत पड़ती है और साथ ही इन पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए टपक सिंचाई पद्धति और पंपिंग मशीन की भी आवश्यकता पड़ती है। सन 1699 में अंग्रेजी पुरातत्वविद और भूवैज्ञानिक जॉन वुडवर्ड ने जल कृषि से संबंधित अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया।
उनके अनुसार आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर की अपेक्षा पानी के कम शुद्ध स्रोतों में पौधे अच्छी बढ़वार करते हैं। जल कृषि की दो प्रमुख पद्धतियां आज प्रयोग में लाई जा रही हैं, घोल विधि और माध्यम विधि। घोल विधि में जड़ों के फैलाव के लिए ठोस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें पौधों को पानी से भरे ट्रे में वैज्ञानिक तरीके से रखा जाता है और फिर पोषक तत्वों का घोल प्रवाहित किया जाता है। माध्यम विधि में पानी का प्रयोग ना के बराबर होता है। इस विधि में पौधों की जड़ों को ठोस पदार्थों पर फैलाया जाता है। इन ठोस पदार्थों में नमी बनाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। ठोस पदार्थ के रूप में बालू, बजरी, धान की भूसी, कंकर, नारियल का छिलका, राख, लकड़ी का बुरादा, ऊन आदि प्रयोग किए जा सकते हैं। वहीं पौधों के अपशिष्ट जैसे जूट, नारियल, वर्मिनक्विलाइट आदि के मिश्रण का भी प्रयोग किया जाता है। इनमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है और ये भुरभुरे भी होते हैं, जिससे जड़ों में वायु संचार की व्यवस्था अच्छी बनी रहती है। मृदा रहित खेती जो है वो दो तरह की होती है। एक तो जिसमें हम किसी माध्यम के द्वारा पौधे उगाते हैं और दूसरी होती है जिसमें हम जल के द्वारा जल में ही पौधों को उगाते हैं, जिसे न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक भी कहते हैं। तो दो तरह की ये पद्धतियां हैं जिसमें हम मिट्टी का बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं। तो मृदा रहित खेती में हम विभिन्न तरह के जो माध्यम होते हैं उनका उपयोग करते हैं, जिसमें हम कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, इसके अलावा राकूल, लकड़ी का बुरादा, इन वर्मी कंपोस्ट, इन सब चीज़ों को प्रयोग करते हैं, जबकि हम उस मिट्टी का कोई भी उपयोग नहीं करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेट्यूस जो फसल उगाई गई है, इसमें परलाइट, वर्मिकुलाइट और कोकोपीट को विभिन्न अनुपात में लगाकर ये फसल उगाई गई है। तो यहाँ पर हम संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र में पालक, चौलाई, लेट्यूस, पाकचोय या पार्सले, लीक या दूसरी अन्य जो विदेशी सब्जियां हैं उनको इसमें उगाते हैं। और हमारा मकसद ये था कि जो नगरीय खेती, उपनगरीय खेती हो रही है, तो अधिक से अधिक उसको बढ़ावा मिले और जो आम जनता है, उस जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं, तो वो उनको एक सुरक्षित सब्जी इस माध्यम से मिल सके। और क्योंकि इसका वजन भी बहुत कम होता है, इसलिए आप बालकनी में, जिनके पास भी छोटा सा थोड़ा सा भी जगह है, वो जो उसकी पत्तेदार सब्जियों की खेती है वो आराम से कर सकते हैं और उससे जो है अपने जो रोज की उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। सिंचाई में घुलनशील पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। इन घुलनशील पोषक तत्वों का रूप प्रायः अकार्बनिक तथा आयोनिक होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाश प्राथमिक घुलनशील तत्व हैं। वहीं प्रमुख घोल के रूप में नाइट्रेट, सल्फेट और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट उपयोग में लाए जाते हैं। पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट जैसे रसायनों का भी प्रयोग होता है। इसके अलावा आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकल का भी प्रयोग किया जाता है। बार्कले में स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के विलियम फेडरिक गेरिक ने सन 1929 में अपने घर के बागीचे में 25 फुट ऊंची टमाटर की लताओं को मिट्टी की बजाय पोषक तत्वों के घोल में उगाकर एक सनसनी पैदा कर दी। उन्होंने ही सन 1937 में जल कृषि को हाइड्रोपोनिक्स का नाम दिया। अब तक तो आप जान चुके होंगे कि जल कृषि में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए समय समय पर निर्धारित रूप से पानी का पीएच मान और ईसी टेस्ट करते रहना पड़ता है। इस टेस्ट में जरा सी अनदेखी हुई तो पूरी फसल खराब हो सकती है। इन सभी तथ्यों की अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जाकर सलाह ले सकते हैं या फिर इस विषय से जुड़े वरिष्ठ कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सावधानियों के लिए कि एक तो जो आप माध्यम जैसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो माध्यम में वो कोई भी बीजाणु नहीं हो, किसी भी रोग या कीट के बीजाणु नहीं हो, ताकि उससे हमें
कोई फसल को नुकसान नहीं हो, ये देखना चाहिए। दूसरा, जो हम पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं वो बिल्कुल सुनियोजित हो और उचित समय पर उसको किया जाना चाहिए, ताकि हमें समय से और अधिकतम उत्पाद जो है वो हम उस कम क्षेत्रफल से ले सकें। और तीसरा ये है कि आपको बाजार सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है वो कम क्षेत्र से अधिक उत्पादकता, अधिक मुनाफा लेना है, तो हमें अपने ऐसे ग्राहक बनाने होंगे जहां हम अपने उत्पाद का जो है अधिकतम मूल्य ले सकें। हालांकि औषधियां तथा पत्तेदार सब्जियां वर्तमान समय में हाइड्रोपोनिक तकनीक की सबसे अहम फसल रहे हैं, परंतु इसके अंतर्गत लगभग सभी प्रकार के पौधों को उगाया जा सकता है। भविष्य में कृषि या खाद्य उत्पादन के लिए हाइड्रोपोनिक्स का प्रयोग जारी रहेगा। पूरे विश्व की कुल आबादी पिछले 90 साल में लगभग 2 गुनी हो गई है और अगले 90 साल में इसके फिर से 2 गुना होने की संभावना है। एक समय कृषि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का इस्तेमाल घरों और शहरों के निर्माण के लिए किया जाएगा। हर किसी के भरण पोषण के लिए किसानों को हाइड्रोपोनिक्स पर अधिक भरोसा करना होगा, ताकि कम भूमि के उपयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त चिकित्सा के क्षेत्र में हाइड्रोपोनिक्स एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। विभिन्न दवा कंपनियों द्वारा इस क्षेत्र में कई प्रयोग किए जाने का काम जारी है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से औषधियों को उगाने का खर्च कम आता है और इसलिए इनसे बनाई जाने वाली दवाओं का मूल्य भी बाजार में कम होगा। अंतरिक्ष में भी हाइड्रोपोनिक्स को एक प्रमुख भूमिका में देखा जा सकेगा, क्योंकि वहां कृषि योग्य कोई भूमि तो है नहीं, अतः अंतरिक्ष खोजकर्ताओं को खाद्य उत्पादन के लिए हाइड्रोपोनिक्स पर भरोसा करना होगा। भले ही भारतीय संदर्भ में हाइड्रोपोनिक्स से उत्पादित फसलों का बड़ा बाजार दूर की कौड़ी नजर आ रहा हो, लेकिन हम आशा एवं पूर्ण विश्वास से किसानों को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कुछ ही समय में उनका ये सपना एक सच्चाई में अवश्य ही परिवर्तित होगा। अगर ये तकनीक बड़े स्तर पर हो रही व्यावसायिक खेती में कामयाब होती है, तो ये न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी।